एपिसोड नंबर 71 टू 80। जब तक हम यहाँ अपना काम पूरा नहीं कर लेते, मुझे उम्मीद है कि आप अपने बुजुर्ग को बुला सकते हैं और हमारे पास जा सकते हैं, क्योंकि 1080 हॉल में यहाँ उपस्थित होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं। आप 1 महीने के बाद वापस आ सकते हैं, क्योंकि तब तक हम अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। वैभव यहाँ 1080 हॉल के लोगों को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वे वर्तमान में शीर्ष 10 गुटों की सूची में नंबर 1 पर था। फिर वैभव उस आदमी की ओर देखा और कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो, बस हमें यहाँ परेशान मत करो और मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, नहीं तो। अन्यथा क्या? तुम क्या कर सकते हो? वैभव की बात को सुनते ही आदमी का व्यवहार बदल गया। उसके चेहरे पर गुस्सा का भाव था और उसका मुंह ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, जैसा कि उसने कहा, अज्ञानी छोटे बच्चे, क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? हम 1 महीने के लिए इस क्षेत्र में 1080 हॉल का कब्जा है और आपके पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो यहाँ से चले जाओ या मरो। वैभव बुदबुदाया, मरो। फिर वैभव उस आदमी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आप हमसे लड़ाई नहीं करते तो। इससे पहले कि वैभव अपने शब्दों को पूरा कर पाता, जो वह कहना चाहता था, एक दूसरी आदमी ने अचानक अर्थ स्पाइक्स बनाना शुरू कर दिया और उन्हें वैभव और समर्थ के शिविर की ओर छोड़ दिया। वैभव ने अपनी उंगली से एक डार्क बैरियर बनाया और समर्थ के शिविर को सुरक्षा कवच से घेर दिया और उस व्यक्ति द्वारा जारी किए गए पृथ्वी स्पाइक को आसानी से हटा दिया। तुम मरने की इतनी जल्दी में क्यों हो? वैभव ने कहा। फिर वैभव उस आदमी की ओर दौड़ा और आकाश में जानवर पर बैठे उस आदमी की गर्दन को पकड़ लिया। जिस आदमी की गर्दन पकड़ी गई थी, वह डर गया था और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने उसे उस जानवर की ओर उड़ते हुए देखा, जिससे वह मदद की उम्मीद किया था। वैभव को जानवर के ऊपर आने में देर नहीं लगी। उस जानवर पर 15 या उससे अधिक लोग थे, उनमें से ज्यादातर 30 साल की उम्र के आसपास थे, एक जवान आदमी को छोड़कर, जबकि 2 लोग विशेष रूप से बूढ़े और शक्तिशाली दिखते थे। वैभव के ऊपर आने पर उन्होंने सीधे गौर किया और उस आदमी को देखकर उनके चेहरे काले पड़ गए, जिसे उसने पकड़ा था। वह आदमी जिसे वैभव ने पकड़ रखा था, जल्दी से बोला, कृपा करके मुझे बचा लो, बड़े एल्डर। सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी और पतले शरीर वाले बुजुर्गों में से एक ने आज्ञाकारी स्वर में कहा, उसे अभी नीचे रखो, फिर हम बातें कर सकते हैं। कोई भी जल्दबाजी में कदम न उठाएं जिससे आपको बाद में पछतावा हो। वैभव मुस्कुराया और कहने से पहले उसे नीचे रख दिया, ठीक है, तुम बातें कैसे करने जा रहे हो? वैभव को आज्ञाकारी रूप से आदमी को नीचे गिराते हुए देखकर दोनों बुजुर्ग दंग रह गए, लेकिन वे बहुत जल्दी ही अपनी होश में आ गए। फिर एक और बुजुर्ग, जो गंजा था और एक भारी शरीर था, उसने दया करने की तरीके से कहा, ठीक है, अब आप जा सकते हैं और हम आपको बख्श रहे हैं। किसी बिना हंगामे के, लेकिन 1 महीने के लिए पहाड़ के चारों ओर मत घूमो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आगे बढ़ो और मुझे मारने की कोशिश करो। गंजा बुजुर्ग एक युवा लड़के को उसकी अवहेलना करते देख क्रोधित हो गया। चूंकि आप उसे पकड़ सकते थे तो इसका मतलब है कि आप युवा होने के बावजूद उससे अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा युवा एलिमेंटल आर्कमेज नहीं देखा है। ओ बड़े एल्डर, अपनी सांस बर्बाद करना बंद करो और उसे मार डालो। मेरे गुरु चाहते हैं कि यह क्षेत्र आज सील कर दिया जाए, क्योंकि वह कल हमारे संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ आएंगे। बड़े एल्डर का भाषण एक युवक ने बीच में ही रोक दिया, जो वैभव के समान उम्र का था। वह 2 बड़े एल्डर से बहुत दूर नहीं खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अभिमानी कुटिलता मुस्कान थी। शब्द सुनकर बड़े एल्डर का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से युवक की ओर अपनी हाथ जोड़कर और सम्मानजनक स्वर में कहा, बिल्कुल युवा स्वामी, मैं इस कीड़े को तुरंत साफ कर दूंगा। इतना कहकर वह वैभव की ओर मुड़ा और वैभव को जान से मारने की नीयत से वैभव के गले में लाइटनिंग का चाबुक मारते हुए हाथ हिलाया। वैभव हिले भी नहीं और उसने लाइटनिंग के चाबुक को अपने गले में लपेटने दिया। अच्छी कास्टिंग गति और नियंत्रण, एलिमेंटल ओवरलॉर्ड्स वास्तव में शक्तिशाली हैं, वैभव ने सोचा। वर्तमान में लाइटनिंग के चाबुक को छोड़ने वाले बुजुर्ग के चेहरे पर एक हैरान करने वाले भाव थे। सबसे पहले, उसके चाबुक की लाइटनिंग की शक्ति पहले से ही वैभव की गर्दन को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जब उसने चाबुक खींचने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसकी ताकत की बहुत कमी थी।
अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ वैभव ने लाइटनिंग के चाबुक को पकड़ लिया और उसे खींच लिया, जिसने बूढ़े आदमी को भी खींच लिया। लेकिन बूढ़े आदमी ने अपना चाबुक छोड़ दिया। फिर वह दूसरे बड़े एल्डर की ओर पीछे हट गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वैभव ने एक लेस देन लाइटनिंग का भाला ग्रेटर देन बुलाया और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसे पकड़ लिया और कहा, मैं आपको अपने बचाव करने के लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं। यदि आप इस हमले को सह सकते हैं और जीवित रह सकते हैं तो मैं आपको एक मौका दे सकता हूं, बातें करने का मौका। वैभव बातें करना चाहता था क्योंकि उसने कुछ बहुत ही दिलचस्प सुना था। नंबर 1, गुट का एक सर्वोच्च बुजुर्ग एक ऐसे युवक के सामने इतना सम्मानजनक व्यवहार क्यों करेगा जो एक अलग संप्रदाय से था। एकमात्र संभावना यह है कि विचाराधीन संप्रदाय एक अधिक शक्तिशाली इकाई है। उद्धरण: वैभव बातें करना चाहता था क्योंकि उसने कुछ बहुत ही दिलचस्प सुना था। नंबर 1, गुट का एक सर्वोच्च बुजुर्ग एक ऐसे युवक के सामने इतना सम्मानजनक व्यवहार क्यों करेगा जो एक अलग संप्रदाय से था। एकमात्र संभावना यह है कि विचाराधीन संप्रदाय एक अधिक शक्तिशाली इकाई है। उद्धरण: जब वे वैली मास्टर के साथ यहाँ यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने इस दुनिया की सामान्य रूपरेखा और शीर्ष गुटों और अन्य चीज़ों के बारे में विवरण पूछा था, लेकिन उन्होंने ऐसे शक्तिशाली गठन के बारे में नहीं सुना था जहाँ वहाँ से एक युवक नंबर 1 के सर्वोच्च बुजुर्ग को आदेश दे सके एक गुट और उसके प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें। ये देखकर कि 2 मिनट बीत चुके हैं, दोनों बड़े एल्डर ने अपने चारों ओर कई तरह के रक्षात्मक मंत्र लगाए थे। इन मंत्रों में मुख्य रूप से पृथ्वी, प्रकाश और अग्नि गुण शामिल थे। उन्होंने ठोस पृथ्वी की दीवारें, प्रकाश अवरोध और अग्नि ढाल उनके सामने रखी थी। ये 2 बुजुर्ग महसूस कर सकते थे कि भाले में निहित ऊर्जा अधिक शक्तिशाली थी और मन ही मन उस युवा लड़के पर वह चिल्ला रहा था क्योंकि वह पीछे भी नहीं हट सकते थे, इसलिए 2 मिनट में अपना बचाव स्थापित करते समय वे पीछे नहीं हटे। चूंकि तुम तैयार हो तो शुभकामनाएं। ये कहकर वैभव ने अपनी मांसपेशियों को कस लिया और भाले को अपनी पूरी शक्ति से एल्डर की ओर फेंक दिया। लेस देन लाइटनिंग स्पीयर ग्रेटर देन वह 2 बुजुर्गों द्वारा बनाई गई रक्षा की रेखा से टकराया और 1 सेकंड के अंशों में ध्वनि अवरोध के माध्यम से फट गया। तारांकन बूम। तारांकन, मक्खन और लाइट बैरियर के माध्यम से चाकू काटने की तरह भाला पृथ्वी की दीवारों के माध्यम से फटा हुआ था, लेकिन कोई मौका नहीं था। लेकिन इतने सारे रक्षात्मक मंत्रों को फाड़ने के बाद भाले की लाइटनिंग की ऊर्जा लगातार खपत हुई थी और जब ये चौथे फायर शील्ड से टकराया तो लेस देन लाइटनिंग स्पीयर ग्रेटर देन अंत में विसर्जित हो गया। परिणाम देखकर दोनों ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा जबकि उनके दिलों में एक तेज तूफान आया था। ये युवक कितना शक्तिशाली है। उद्धरण: बेशक, वैभव ने भाले में बिजली की ऊर्जा की 5 बूंदों का इस्तेमाल किया था। अगर उसने और ऊर्जा जोड़ दी होती तो वह उनके बचाव को तोड़ सकता था, लेकिन इससे उसका उद्देश्य विफल हो जाता। 5 बूंदों के साथ वैभव एक आदर्श आकार लेस देन लाइटनिंग स्पीयर ग्रेटर देन बना सकता है, क्योंकि इस पर भी एक सीमा है कि सही आकार के नाशपाती के अंदर ऊर्जा को कितना संकुचित किया जा सकता है। यदि वह अधिक ऊर्जा जोड़ता है तो उसे या तो भाले की मोटाई बढ़ानी होगी जो तब उसकी पकड़ में नहीं आएगी, या भाले की लंबाई बढ़ाएगी जो संतुलन को तोड़ सकती है, और यदि वह भाले को तेजी से फेंकना चाहता है तो उसे निशाना बनाना मुश्किल हो जाता लंबी दूरी तक। बेशक, भाला फेंकने का एक और तरीका है और वह है भाला फेंकने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करना, लेकिन मानसिक ऊर्जा का बल उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति से कमजोर है। वैभव ने मुस्कुराते हुए दोनों एल्डर की ओर देखा और पूछा, क्या अब हम बात करें? सफ़ेद बालों वाले बड़े एल्डर ने कहा, हम बात कर सकते हैं और आप प्रशिक्षण के लिए पहाड़ के आसपास भी रह सकते हैं, लेकिन वह हिचकिचाया और दूसरे संप्रदाय से आए युवक की ओर देखा। युवक के लाल रंग के बाल थे और उसकी लंबाई 5.8 के आसपास थी। बड़े एल्डर द्वारा उसे दिए गए लुक को देखकर उसने एक पल के लिए वैभव को बिना किसी डर के देखने से पहले सोचा और न तो अभिमानी और न ही विनम्र स्वर में कहा, चूंकि तुम्हारे पास कम उम्र में ऐसी शक्तियां हैं, इसका मतलब है कि आप किसी अन्य स्टार सेक्टर से हों, तो मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मेरा नाम अरुण है और मैं ग्रिजा स्टार सेक्टर से हूँ। मेरे गुरु जो लॉर्ड स्विच संप्रदाय के स्वामी भी हैं, कल आने वाले हैं इस पहाड़ का परीक्षण करने के लिए। यदि आप रहना चाहते हैं तो यह आपकी पसंद है, लेकिन
उद्धरण चिन्ह। एक सेकंड के लिए रुकते हुए युवक मुस्कुराया और कहा, लेकिन मेरे मालिक का मिजाज खराब है और अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो बाहरी है तो वह खुद कदम उठा लेगा। अगर आप एक शिखर तत्व प्रभुत्व को हराने के लिए आश्वस्त हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं। ये कहने के बाद अरुण ने वैभव की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन वैभव के चेहरे से वह केवल उदासीनता से भरी एक हल्की मुस्कान देख सकता था। ऐसा लगता है कि उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसका गुरु एक शिखर तत्व प्रधान है। एलिमेंटल डोमिनेटर के बारे में सुनकर वैभव को अंदर से थोड़ा पसीना आ रहा था, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी और उदासीनता से कहा, जस्ट एलिमेंटल डोमिनेटर। ये सुनकर अरुण के होंठ फड़क गए और सोचा, जस्ट एलिमेंटल डोमिनेटर से आपका क्या मतलब है? क्या आप जानते भी हैं कि एलिमेंटल डोमिनेटर तक पहुंचना कितना कठिन होता है? उसे इस युवक की पहचान पर शक होने लगा था। वैभव ने अभी अभी बोलने के बाद एक योजना के बारे में सोचा था। उसने हाल ही में पाया था कि उसकी ऊर्जा मौलिक योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली और शक्तिशाली है। बस अपनी थोड़ी सी ऊर्जा के साथ वह मौलिक योद्धा के रक्षात्मक मंत्रों में प्रवेश कर सकता है। इसलिए उसने फैसला किया इस अरुण लड़के के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए और उसे डराने के लिए। इस तरह वह कुछ जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। अपने विचारों को रोकते हुए वैभव ने अरुण की ओर देखा और बोलते हुए एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति का नाटक किया, मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें एलिमेंटल डोमिनेटर बहुत शक्तिशाली लगता है। ये सुनकर अरुण अवाक रह गया और एक काले चेहरे के साथ बोला, बेशक वे शक्तिशाली हैं। एलिमेंटल डोमिनेटर्स ग्रिजा स्टार सेक्टर में एक शक्तिशाली जादूगर हैं। अज्ञानी, वैभव चिल्लाया और उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दी। वैभव ने जो कहा उसे सुनकर लगभग वह गिर ही गया, लेकिन डगमगाते हुए खड़ा हुआ। वैभव ने अरुण की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो, फिर कहा, आज मैं तुम्हारे क्षितिज का विस्तार करूंगा। पहले तुम कम से कम ये तो बताओ कि मैं किस अवस्था में कर सकता हूं। किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। फिर उन्होंने भागने से पहले वैभव को जल्दबाजी में अपने भंडारण के छल्ले दे दिए। हालांकि समूह के बीच केवल 4 लोगों के पास भंडारण के छल्ले थे। उसने उन्हें नहीं मारा क्योंकि वह अरुण के माध्यम से शीर्ष गुटों और विशेष रूप से लॉर्ड्स रिच संप्रदाय के मास्टर के लिए जो कुछ कहा था और उसे फैलाना चाहता था। वे यहाँ आने से पहले हिचकिचाएंगे और अधिक सोचेंगे, और चूंकि उसने कहा था कि उसका बड़ा भाई 6 दिनों के बाद आएगा, वे तब तक कोई उतावला कदम नहीं उठाएंगे जब तक कि वे उसके बड़े भाई के अस्तित्व की पुष्टि नहीं कर लेते। वैसे भी वह 5 दिनों के बाद निकल जाएगा क्योंकि डेंजर जोन की रक्षा के लिए दीनानाथ की बारी जल्द ही आ जाएगी। दूसरी ओर अगर उसने उन्हें मार डाला होता तो उसे अंतरिक्ष आत्मीयता हासिल करने से पहले भागना पड़ता और चीजें और भी मुश्किल हो जातीं। वैभव ने फिर 4 भंडारण वलयों को देखा और उनकी सामग्री को ब्राउज करना शुरू किया। उन्हें तत्काल जादू के चरणों के बारे में जानकारी की आवश्यकता थी। टियर एक एलिमेंटल आर्कक्लोड, यदि वे अपने शरीर के साथ एलिमेंटल मास्टर के हमले का सामना कर सकते हैं और यदि उनका शारीरिक पंच 1000 किलोग्राम शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो वे TM-1 एलिमेंटल आर्कॉड में हैं। उनका जीवन काल 5 वर्ष बढ़ जाता है। दूसरी ओर अगर उसने उन्हें मार डाला होता तो उसे अंतरिक्ष आत्मीयता हासिल करने से पहले भागना पड़ता और चीजें और भी मुश्किल हो जातीं। वैभव ने फिर 4 भंडारण वलयों को देखा और उनकी सामग्री को ब्राउज करना शुरू किया। उन्हें तत्काल जादू के चरणों के बारे में जानकारी की आवश्यकता थी। वैली मास्टर के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को मारने के बाद इन 4 स्टोरेज रिंग्स और अन्य 2 स्टोरेज रिंग्स को ब्राउज करने के बाद वैभव ने उनकी सामग्री को सबसे बड़ी स्टोरेज रिंग में रख दिया, जो जाहिर तौर पर अरुण की थी। इसमें 200 मीटर क्यूबिक स्पेस था। उनकी वर्तमान संपत्ति की राशि थी 17 XP ग्रेड और 243 X हाई ग्रेड फायर स्टोन्स, 14 XP ग्रेड और 122 X हाई ग्रेड वाटर स्टोन्स, 16 XP ग्रेड और 98 X हाई ग्रेड लकड़ी के पत्थर, 11 XP ग्रेड और 217 X हाई ग्रेड अर्थ स्टोन्स, 15 XP ग्रेड और 190 X हाई ग्रेड एयर स्टोन्स, 18 XP ग्रेड और 179 X हाई ग्रेड लाइटनिंग स्टोन्स, 9 XP ग्रेड और 67 X हाई ग्रेड डार्क स्टोन्स। इस अंडरस्को अध्याय का स्रोत लाइटेनो। 10 XP ग्रेड और 87 X हाई ग्रेड लाइट स्टोन्स।
वैभव ने ये जानकारी अपने स्टेटस पैनल पर भी डाल दी ताकि वह अपनी चीजें का हिसाब रख सके। अंडरस्कोर लेस देन वैभव लॉन्ग एलिमेंटल ओवरलॉर्ड हाफ ग्रेटर दैन लेस दैन आंकड़े ग्रेटर दैन ताकत संविधान रफ्तार मन मानसिक क्षेत्र शुद्ध मानसिक ऊर्जा 100% ऊर्जा क्षेत्र आग बिजली जल पृथ्वी लकड़ी वायु अंधेरा मंत्र रन आग का गोला बिजली का भाला डार्क बबल्स डार्क बैरियर अग्नि चक्रवात लाइटनिंग एरियल विंग्स असंख्य जेल कला रून्स 4 पंखों वाला तूफान टाइगर भंडारण 17 एक्स पीक ग्रेड और 243 एक्स हाई ग्रेड फायर स्टोन्स 14 एक्स पीक ग्रेड और 122 एक्स हाई ग्रेड वाटर स्टोन्स 16 एक्स पीक ग्रेड और 98 एक्स हाई ग्रेड लकड़ी के पत्थर 11 एक्स पीक ग्रेड और 217 एक्स हाई ग्रेड अर्थ स्टोन्स 15 एक्स पीक ग्रेड और 190 एक्स हाई ग्रेड एयर स्टोन्स 18 एक्स पीक ग्रेड और 179 एक्स हाई ग्रेड लाइटनिंग स्टोन्स 9 एक्स पीक ग्रेड और 67 एक्स हाई ग्रेड डार्क स्टोन्स 10 एक्स पीक ग्रेड और 87 एक्स हाई ग्रेड लाइट स्टोन्स 3 एक्स पीक ग्रेड और 65 एक्स हाई ग्रेड स्पेस स्टोन अंडरस्कोर तात्विक पत्थरों के अलावा उन्हें काफ़ी कुछ किताबें भी मिली जिनमें मंत्र दर्ज थे और उसे वह चीज़ भी मिली जो वह अभी सबसे ज़्यादा चाहता था और उनकी अंगूठी से ये जादू के चरणों के बारे में जानकारी थी। वैभव ने कुछ पन्नों को छोड़ दिया और एलिमेंटल ओवरलॉर्ड स्टेज से पढ़ना शुरू कर दिया। वैभव पहले से ही जानता था कि मौलिक योद्धा को अपनी गैसीय ऊर्जा को तरल रूप में बदलने के लिए रहस्यवादी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उनकी ऊर्जा में गुणात्मक परिवर्तन लाती है जिससे वे अधिक शक्तिशाली बनते हैं। लेकिन एलिमेंटल ओवरलॉर्ड स्टेज में 3 स्तर थे। Tier-1 एलिमेंटल ओवरलॉर्ड इन एलिमेंटल ओवरलॉर्ड्स ने अभी अभी अपने मानसिक क्षेत्र को रहस्यवादी दायरे में बदल दिया है। उनकी रहस्यवादी ऊर्जा अभी भी कम मात्रा में है इसलिए उनके पास तरल मौलिक ऊर्जा का कम भंडार है। Tier-2 एलिमेंटल ओवरलॉर्ड जब कोई अपने रहस्यवादी दायरे के अंदर की काली अशुद्धियों को पूरी तरह से साफ कर लेता है तो उन्हें Tier-2 एलिमेंटल ओवरलॉर्ड माना जाता है क्योंकि बड़ी मात्रा में मिस्टिक एनर्जी की मदद से वे अपने रहस्यवादी क्षेत्र को बदलने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। तरल ऊर्जा में गैसीय ऊर्जा और जैसा कि मिस्टिक एनर्जी का उपयोग युद्ध में मंत्रों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। Tier-2 एलिमेंटल ओवरलॉर्ड्स को Tier-1 ओवरलॉर्ड्स पर एक महत्वपूर्ण लाभ होता है। Tier-3 एलिमेंटल ओवरलॉर्ड यदि कोई Tier-3 एलिमेंटल ओवरलॉर्ड बनना चाहता है तो उन्हें रिवॉल्विंग रिफाइनमेंट गेट को नष्ट करने के बाद रिवॉल्विंग कंडेंसेशन गेट बनाने की ज़रूरत है। मिस्टिक एनर्जी से बना ये गेट स्वचालित रूप से वातावरण और तात्विक पत्थरों से अवशोषित ऊर्जा को लिक्विड एलिमेंटल एनर्जी में संघनित कर सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत कठिन और जटिल है क्योंकि इस गेट को बनाने में कई प्रयास लगते हैं। वैभव फिर अगले पन्ने की ओर मुड़ा और उसका चेहरा गंभीर गया। एलिमेंटल ओवरलॉर्ड के बाद अगला चरण एलिमेंटल डोमिनेटर नहीं बल्कि एलिमेंटल आर्कलोड है जिसने वैभव को चौंका दिया। तारांकन के मुझे खुशी है कि मैंने उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला जो मुझे नहीं पता था, अन्यथा मेरा झूठ दूसरे एल्डर आसानी से पकड़ लेता। उद्धरण राहत की सांस लेते हुए वैभव ने एलिमेंटल आर्कलोड्स का विवरण पढ़ा और हैरान रह गए। एलिमेंटल आर्कलोड एक के बाद एक सफलतापूर्वक परिक्रामी संघनन गेट का निर्माण कर सकता है। उन्हें अपने द्वारा विकसित की जाने वाली तरल मौलिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को परिष्कृत करना शुरू करना होगा और उन्हें ऊर्जा समुद्र के अपने भंडार को बढ़ाने के लिए अपने ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार करना शुरू करना होगा। इसके 2 कारण हैं उन्हें अपने शरीर को परिष्कृत करने की आवश्यकता क्यों है। पहला है द्रवित ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर में अशुद्धता को दूर करना और उनके जीवन काल को बढ़ाना। दूसरा उनकी तात्विक ऊर्जा को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना है। यदि उनके शरीर को परिष्कृत किया जाता है तो द्रव ऊर्जा पर उनका नियंत्रण भी बहुत बढ़ जाता है। इसे पढ़कर वैभव ने सोचा, ये बताता है कि मैं ऊर्जाओं को आसानी से क्यों नियंत्रित कर सकता था। उद्धरण बेशक उनके पीक ग्रेड एफिनिटीज ने भी एक भूमिका निभाई, लेकिन उनका परिष्कृत शरीर भी इसके लिए जिम्मेदार था। एलिमेंटल आर्कलोड स्टेज में भी टियर होते हैं। टियर एक एलिमेंटल आर्कलोड
यदि वे अपने शरीर के साथ एलिमेंटल मास्टर के हमले का सामना कर सकते हैं और यदि उनका शारीरिक पंच 1000 किलोग्राम शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो वे TM-1 एलिमेंटल आर्कॉड में हैं, उनका जीवन काल 5 वर्ष बढ़ जाता है। TM-2 एलिमेंटल आर्कलोड, यदि वे अपने शरीर के साथ एलिमेंटल आर्कमेज के हमले का सामना कर सकते हैं और यदि उनका शारीरिक पंच 5000 kg शक्ति का उपयोग कर सकता है, तो वे TM-2 एलिमेंटल आर्कलोड में हैं, उनका जीवन काल 25 वर्ष बढ़ जाता है। TM-3 एलिमेंटल आर्कलोड, यदि वे अपने शरीर के साथ एलिमेंटल ओवरलॉर्ड के हमले का सामना कर सकते हैं और यदि उनका शारीरिक पंच 25000 kg शक्ति का उपयोग कर सकता है, तो वे TM-3 एलिमेंटल आर्कलोड में हैं, उनका जीवन काल 125 वर्ष बढ़ जाता है। ओह, इसका मतलब मेरी उम्र भी बढ़ गई है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी शारीरिक शक्ति अब कितनी शक्तिशाली है। इसके बारे में सोचते हुए वैभव ने अगले पृष्ठ की ओर रुख किया। इस पृष्ठ पर वैभव एलिमेंटल आर्कलोड के बारे में विवरण और एलिमेंटल डोमिनेटर के बारे में जानकारी देख सकता था। TM-2 एलिमेंटल आर्कलोड, यदि वे अपने शरीर के साथ एलिमेंटल आर्कमेज के हमले का सामना कर सकते हैं और यदि उनका शारीरिक पंच 5000 kg शक्ति का उपयोग कर सकता है, तो वे TM-2 एलिमेंटल आर्कलोड में हैं, उनका जीवन काल 25 वर्ष बढ़ जाता है। TM-3 एलिमेंटल आर्कलोड, यदि वे अपने शरीर के साथ एलिमेंटल ओवरलॉर्ड के हमले का सामना कर सकते हैं और यदि उनका शारीरिक पंच 25000 kg शक्ति का उपयोग कर सकता है, तो वे TM-3 एलिमेंटल आर्कलोड में हैं, उनका जीवन काल 125 वर्ष बढ़ जाता है। ओह, इसका मतलब मेरी उम्र भी बढ़ गई है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी शारीरिक शक्ति अब कितनी शक्तिशाली है। इसके बारे में सोचते हुए वैभव ने अगले पृष्ठ की ओर रुख किया। ओह, इसका मतलब मेरी उम्र भी बढ़ गई है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी शारीरिक शक्ति अब कितनी शक्तिशाली है। इसके बारे में सोचते हुए वैभव ने अगले पृष्ठ की ओर रुख किया। इस पृष्ठ पर वैभव एलिमेंटल आर्कलोड के बारे में विवरण और एलिमेंटल डोमिनेटर के बारे में जानकारी देख सकता था। एक बार जब TM-3 एलिमेंटल आर्कॉड्स ने अपने रिजर्व को बढ़ा दिया और अपने शरीर को इस तरह परिष्कृत कर दिया कि वे 25000 किलोग्राम शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपने ऊर्जा क्षेत्र के आकार को 51 व्यास तक बढ़ा सकते हैं, तो वे तरलीकृत ऊर्जा द्वारा शरीर के शोधन की सीमा तक पहुंच जाते हैं और नहीं कर सकते अब अपने ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार करें। इस बिंदु पर वे तरलीकृत ऊर्जा के साथ अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कितना भी प्रयास करें, उन्हें ताकत में वृद्धि नहीं दिखाई देगी और न ही वे अपने ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम होंगे। इस बाधा को तोड़ने के लिए उन्हें एसेंस एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एक बार उन्हें एसेंस एनर्जी की 1000 इकाइयाँ इकट्ठी की हैं, उन्हें आधिकारिक तौर पर TM-1 एलिमेंटल डोमिनेटर माना जाता है। एसेंस एनर्जी की विशिष्टता के बारे में और पढ़ें और क्यों निचले चरण के मौलिक जादूगर अपने मानसिक क्षेत्र के साथ इसे प्राप्त करने की क्षमता के बावजूद सार ऊर्जा एकत्र नहीं कर सकते हैं। निम्नतम से उच्चतम तक शक्तिशाली और शक्तिशाली ऊर्जा का वर्णन यहाँ किया गया है। गैसीय मौलिक ऊर्जा, परिष्कृत गैसीय मौलिक ऊर्जा, तरलीकृत मौलिक ऊर्जा, गैसीय सार मौलिक ऊर्जा, लिक्विड एसेंस एलिमेंटल एनर्जी। लिक्विड एसेंस एनर्जी से बूस्ट किए गए मंत्र सामान्य लिक्विड एनर्जी की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। गैसीय ऊर्जा, मौलिक पत्थरों और वातावरण में यह ऊर्जा होती है। एलिमेंटल गाइड टू एलिमेंटल मास्टर इस ऊर्जा का उपयोग करता है। परिष्कृत गैसीय ऊर्जा, जब मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके सामान्य गैसीय ऊर्जा को परिष्कृत किया जाता है तो हमें यह ऊर्जा मिलती है। एलिमेंटल मैज, एलिमेंटल आर्कमेज, द्रवित ऊर्जा, यह ऊर्जा हमें रहस्यवादी ऊर्जा के साथ गैसीय ऊर्जा का संघनन करके प्राप्त होती है। मौलिक योद्धा, मौलिक धनुर्धर, सार ऊर्जा, दोनों हम अपने मौलिक समुद्रों के भीतर गैसीय मौलिक ऊर्जा या तरलीकृत मौलिक ऊर्जा को शुद्ध करके यह ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रारंभिक चरणों में यहाँ तक कि मौलिक जादूगर और आर्कमेज भी अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ गैसीय मौलिक ऊर्जा को शुद्ध करके इस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन है और वे इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। केवल थोड़ी मात्रा में सार प्राप्त करने के लिए ऊर्जा वे दिन और रात बर्बाद करते हैं और केवल सार ऊर्जा का एक छोटी इकाई प्राप्त करते हैं और यही सीमा है।
यदि वे अधिक इकट्ठा करते हैं तो वे मर भी सकते हैं। वे क्यों मरते हैं, ये जानने के लिए आगे पढ़ें। तात्विक पत्थरों में ऊर्जा का सार बहुत कम मात्रा में होता है और इस प्रकार वे अपनी वास्तविक शक्ति को बाहर नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक बार पर्याप्त सार ऊर्जा एकत्र हो जाने पर ये ब्रह्मांड से एक निश्चित प्रकार की शक्ति और दबाव को आकर्षित करती है जिसे सामान्य शरीर और छोटे ऊर्जा क्षेत्र द्वारा सामना नहीं किया जा सकता है। इसलिए पर्याप्त शक्तिशाली शरीर और बड़ी ऊर्जा क्षेत्र के बिना मौलिक जादूगर अपने शरीर में सार ऊर्जा को इकट्ठा करने की हिम्मत नहीं करता है। Tier-1 एलिमेंटल डोमिनेटर उनके परिष्कृत शरीर के साथ जिसमें 2500 kg की शक्ति और 50 व्यास का ऊर्जा क्षेत्र है, वे एसेंस एनर्जी की 1000 इकाइयाँ इकट्ठा कर सकते हैं। एक बार 1000 इकाइयाँ इकट्ठी हो जाने के बाद उनकी सीमा स्वतः ही 1 किलोग्राम शक्ति प्राप्त कर लेती है और एनर्जी रियल के आकार में 1 व्यास की वृद्धि हो जाती है। तरलीकृत सार ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए वे सीधे अपनी तरलीकृत मौलिक ऊर्जा को तरलीकृत सार तत्व ऊर्जा में शुद्ध करते हैं। रूपांतरण दर 10,000 एक है, जिसका अर्थ है कि तरलीकृत अग्नि ऊर्जा की 10,000 इकाइयाँ तरलीकृत अग्नि सार ऊर्जा की 1 इकाई देती हैं। क्योंकि वे इसे पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर सकते हैं और शुद्धिकरण के दौरान सार को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सार ऊर्जा की सिर्फ 1 इकाई बनाने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आखिरकार उनके अंदर अथान की तरह एक काला भंवर नहीं है जो पूरी तरह से और सटीक रूप से केवल सार ऊर्जा एकत्र करता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सार का एक टुकड़ा प्राप्त करने की तुलना में रहस्यवादी ऊर्जा के साथ भी सार ऊर्जा की 1000 इकाइयों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया। सार ऊर्जा की 1000 इकाइयाँ 51 व्यास ऊर्जा क्षेत्र और शरीर की 25,001 किलोग्राम शक्ति के साथ सीमित हैं। तरलीकृत सार ऊर्जा के भंडार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपने शरीर को मजबूत करने और तरलीकृत सार ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा क्षेत्र के आकार को बढ़ाने की आवश्यकता है और वे अपने शरीर को परिष्कृत करने और अपने ऊर्जा क्षेत्र के आकार को बढ़ाने के लिए 1000 से अधिक इकाइयों की सार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रक्रिया लंबी होती है। एक बार जब वे 5000 यूनिट तरलीकृत ऊर्जा इकट्ठा करने में सक्षम हो जाते हैं तो उन्हें Tier-2 एलिमेंटल डोमिनेटर माना जाता है। Tier-2 एलिमेंटल डोमिनेटर 5000 यूनिट लिक्विड एसेंस एनर्जी, 30,000 kg पावर और 55 डायमीटर ऑफ एनर्जी रियलम। जीवन काल के 5 वर्ष प्राप्त करें। Tier-3 एलिमेंटल डोमिनेटर 10,000 यूनिट लिक्विड एसेंस एनर्जी, 35,000 किलोग्राम पावर और 60 डायमीटर ऑफ एनर्जी दायरे। जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करता है। Tier-4 एलिमेंटल डोमिनेटर 20,000 यूनिट लिक्विड एसेंस एनर्जी, 45,000 किलोग्राम शक्ति और ऊर्जा क्षेत्र के 70 व्यास। जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करता है। Tier-5 एलिमेंटल डोमिनेटर 30,000 यूनिट्स लिक्विड एसेंस एनर्जी, 55,000 किलोग्राम शक्ति और ऊर्जा क्षेत्र के 80 व्यास। जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करता है। Tier-6 एलिमेंटल डोमिनेटर 40,000 यूनिट्स लिक्विड एसेंस एनर्जी, 65,000 किलोग्राम शक्ति और 90 व्यास ऊर्जा क्षेत्र। जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करें। Tier-7 एलिमेंटल डोमिनेटर 50,000 यूनिट्स लिक्विड एसेंस एनर्जी, 70,000 किलोग्राम शक्ति और ऊर्जा क्षेत्र के 100 व्यास। जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करता है। Tier-3 एलिमेंटल डोमिनेटर 10,000 यूनिट लिक्विड एसेंस एनर्जी, 35,000 किलोग्राम पावर और 60 डायमीटर ऑफ एनर्जी दायरे। जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करता है। Tier-4 एलिमेंटल डोमिनेटर 20,000 यूनिट लिक्विड एसेंस एनर्जी, 45,000 किलोग्राम शक्ति और ऊर्जा क्षेत्र के 70 व्यास। जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करता है। Tier-5 एलिमेंटल डोमिनेटर 30,000 यूनिट्स लिक्विड एसेंस एनर्जी, 55,000 किलोग्राम शक्ति और ऊर्जा क्षेत्र के 80 व्यास। जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करता है। Tier-6 एलिमेंटल डोमिनेटर 40,000 यूनिट्स लिक्विड एसेंस एनर्जी, 65,000 किलोग्राम शक्ति और 90 व्यास ऊर्जा क्षेत्र। जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करें। Tier-7 एलिमेंटल डोमिनेटर 50,000 यूनिट्स लिक्विड एसेंस एनर्जी,
70,000 किलोग्राम शक्ति और ऊर्जा क्षेत्र के 100 व्यास। जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करता है। एसेंस एनर्जी का उपयोग करके एनर्जी रियलम के विस्तार की सीमा 100 व्यास है। Tier-8 एलिमेंटल डोमिनेटर 60,000 यूनिट्स लिक्विड एसेंस एनर्जी 80,000 किलो बिजली जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करता है। Tier-9 एलिमेंटल डोमिनेटर 70,000 यूनिट्स लिक्विड एसेंस एनर्जी 90,000 किलो बिजली जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करें। Tier-10 एलिमेंटल डोमिनेटर 80,000 यूनिट्स लिक्विड एसेंस एनर्जी 1,000 टन बिजली जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करता है। Tier-11 एलिमेंटल डोमिनेटर 90,000 यूनिट्स लिक्विड एसेंस एनर्जी 1100 टन बिजली जीवन काल के 10 वर्ष प्राप्त करता है। Tier-12 एलिमेंटल डोमिनेटर 100,000 यूनिट लिक्विड एसेंस एनर्जी वे 1500 टन बिजली प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को परिष्कृत कर सकते हैं। जीवन काल के 30 वर्ष प्राप्त करता है। सब कुछ पढ़ने के बाद वैभव थोड़ा हैरान था। ब्लैक वर्लपूल ने तत्वों की सार ऊर्जा का उपभोग किया और फिर मुझे अजीब तात्विक ऊर्जा वापस दी, जिसने मेरे शरीर को परिष्कृत किया और एक क्रिस्टल बनाया जो घूमता है। क्रिस्टल वातावरण या मौलिक पत्थरों से ऊर्जा को अवशोषित करता है और मुझे तरलीकृत सार ऊर्जा देता है। उद्धरण तो इसका मतलब है कि मैं पहले से ही एक एलिमेंटल डोमिनेटर हूँ, सिवाय इसके कि मेरे पास रहस्यवादी क्षेत्र और रहस्यवादी ऊर्जा नहीं है। ये बड़बड़ाते हुए वैभव चौंक गया। फिर उसने कुछ मंत्रों के बारे में भी पढ़ा, लेकिन वे अभी उसके लिए किसी काम के नहीं थे। थोड़ा और पढ़ने के बाद वह वापस वहीं चला गया जहां समर्थ सो रहा था। वैभव ने लेस देन डार्क बैरियर ग्रेटर देन को वापसी नहीं लिया और सूट को डिज़ाइन करने के लिए अपने मानसिक दायरे के अंदर जाने से पहले बैठ गए, जो पहले काला क्रिस्टल था। उनके ऊर्जा क्षेत्र के अंदर स्पिनिंग क्रिस्टल स्वचालित रूप से वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, जबकि ब्लैक वर्लपूल स्पेस एसेंस ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। इसलिए उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह इन 5 दिनों में एक अच्छा दिखने वाला सूट डिज़ाइन कर सकता था, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था कि 4 या 5 दिनों में ब्लैक वर्लपूल अंतरिक्ष की पर्याप्त सार ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। वैभव ने पिछले 3 दिन समर्थ के साथ जादुई जानवरों का शिकार करने और अपना सूट डिज़ाइन करने में बिताए। फिलहाल समर्थ अपने बगल के कैंप में ट्रेनिंग कर रहा था और वैभव सूट के हाथ वाले हिस्से में थोड़ा बदलाव कर रहा था। चूंकि उन्हें हमेशा से ड्रैगन पसंद थे, उन्होंने सूट में स्केल डिज़ाइन को जोड़ा था और सूट के सिर के हिस्से पर 2 ड्रैगन हॉर्न जोड़े थे जो आंखों के पास पहुंचते थे। उन्होंने स्केल किए हुए दस्ताने और जूते भी डिज़ाइन किए, जिनमें पैटर्न थे और कुछ उभरे हुए कर्व्स जोड़े उनमें और कंधों पर। डिज़ाइन से संतुष्ट होने के बाद वैभव ने सूट को वापस याद किया। वह इस सूट का इस्तेमाल भविष्य में अपनी दूसरी पहचान बनाने के लिए चाहता था। फिर उसने अपने शिविर में जाने के बाद समर्थ से कहा, प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद बस मेरा यहीं इंतज़ार करना और बिल्कुल बाहर मत जाना लेस देन डार्क बैरियर ग्रेटर देन से। मैं इस पहाड़ की जांच करने जा रहा हूँ। समर्थ ने आंखें बंद करके सिर हिलाया। ये देखकर वैभव पहाड़ की ओर जाने लगा। यहाँ तक कि उस शिखर Tier-12 एलिमेंटल डोमिनेटर सैक्ट मास्टर की भी इस पर्वत में रुचि थी। निश्चित रूप से यहाँ कुछ होना चाहिए और मुझे अपने ऊर्जा क्षेत्र के अंदर अंतरिक्ष ऊर्जा को भी इकट्ठा करने की ज़रूरत है ताकि स्पेस क्रिस्टल अपना काम करना शुरू कर सके। उद्धरण चीज़ों के बारे में सोचते हुए वह उस क्षेत्र के पास था जहाँ स्थानिक ब्लेड और तूफान अक्सर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह उनसे नहीं डरता था और इसका कारण स्पष्ट है। खतरे के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जैसे ही वैभव ने 3 कदम उठाए, उसके बाएं हाथ के पास एक स्थानिक ब्लेड बन गया और वहां से टकरा गया, लेकिन उसे उससे एक खरोंच भी नहीं आई। फिर वह गुफा के मुहाने की ओर चलना जारी रखता है जहां स्थानिक ऊर्जा सबसे अराजक और खतरनाक थी। 5 मिनट आराम से चलने के बाद और कुछ स्थानिक ब्लेड और स्थानिक तूफानों द्वारा उसका सिर पर हमला भी हुआ, जिसने उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ी। वैभव गुफा के मुहाने पर पहुंचा और अंदर प्रवेश किया। गुफा में प्रवेश करते हुए वैभव एक विस्तृत मैदान पर पहुंचने से पहले कुछ समय के लिए चला, शायद पहाड़ के केंद्र में, और वह ये देखकर हैरान रह गया कि इस मैदान के बीच में धातु से बना एक बड़ा छल्ला था। अंगूठी में कुछ पैटर्न डिज़ाइन किए गए थे इसमें, जो गहरा लग रहा था।
फिर वह अंगूठी की ओर चला और उसकी जांच करने लगा, लेकिन अंगूठी के हर हिस्से को देखने और यहाँ तक कि अंगूठी में गैप से गुजरने के बाद भी वैभव को कुछ पता नहीं चला। दहक यह अंगूठी है। मुझे लगता है यह एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं इसे कैसे सक्रिय करूं? उद्धरण। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने अनुमान लगाया कि यदि यह अंगूठी एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल है तो उसे इसे सक्रिय करने के लिए अंतरिक्ष ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अभी उसके पास उतना अंतरिक्ष ऊर्जा नहीं था जितना चाहिए उसे। फिर उसने अंगूठी के उस हिस्से को देखा जो जमीन से जुड़ा हुआ था और उसने सोचा, क्या मुझे इस अंगूठी को उखाड़कर देखना चाहिए कि इसके नीचे क्या है? लेकिन मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि अगर यह टेलीपोर्टेशन पोर्टल है तो पोर्टल मुझे किस दुनिया पर भेजेंगे। उद्धरण। फिर वैभव ने इस वलय को न उखाड़ने का फैसला किया और ध्यान के माध्यम से अंतरिक्ष ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ अंतरिक्ष ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्र था। इसलिए क्रॉस लेग बैठकर और ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के बाद वैभव ने अंतरिक्ष ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने अनुमान लगाया कि यदि यह अंगूठी एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल है तो उसे इसे सक्रिय करने के लिए अंतरिक्ष ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अभी उसके पास उतना अंतरिक्ष ऊर्जा नहीं था जितना चाहिए उसे। फिर उसने अंगूठी के उस हिस्से को देखा जो जमीन से जुड़ा हुआ था और उसने सोचा, क्या मुझे इस अंगूठी को उखाड़कर देखना चाहिए कि इसके नीचे क्या है? लेकिन मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि अगर यह टेलीपोर्टेशन पोर्टल है तो पोर्टल मुझे किस दुनिया पर भेजेंगे। उद्धरण। फिर वैभव ने इस वलय को न उखाड़ने का फैसला किया और ध्यान के माध्यम से अंतरिक्ष ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ अंतरिक्ष ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्र था। फिर वैभव ने इस वलय को न उखाड़ने का फैसला किया और ध्यान के माध्यम से अंतरिक्ष ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ अंतरिक्ष ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्र था। इसलिए क्रॉस लेग बैठकर और ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के बाद वैभव ने अंतरिक्ष ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यदि वह उच्च श्रेणी के अंतरिक्ष तत्व पत्थरों का उपयोग करता है, जो उसके पास लूट से काफ़ी कुछ था, तो वह अंतरिक्ष के मौलिक सागर को अंतरिक्ष पत्थरों से भर सकता था, लेकिन उसने उन पत्थरों का उपयोग नहीं करने और उन्हें अन्य उपयोगों के लिए रखने का फैसला किया। मैं अरुण और अन्य से मिली लूट में स्पेस स्टोन जोड़ना भूल गया। 1.5 घंटे से अधिक समय तक ध्यान की अवस्था में रहने के बाद वैभव रुक गया। ये वापस जाने का समय है। हमें अभी भी थंडरफायर वैली में वापस लौटने के लिए लगभग 18 घंटे चाहिए। वैभव पहाड़ से बाहर निकल गया, फिर अपने शिविर की ओर चला गया। चून की समर्थ ने कल ही अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर की सभी धूसर अशुद्धियों को साफ कर दिया था, इसलिए वह आज पूरे दिन के लिए अंतरिक्ष मौलिक ऊर्जा एकत्र कर रहा था। वर्तमान में उन्होंने 13 घंटे तक ध्यान करने के बाद एक निश्चित मात्रा में अंतरिक्ष ऊर्जा एकत्र करना समाप्त कर दिया था। शिविर में पहुंचने के बाद वैभव ने समर्थ से कहा, अरे भाई, हमारे जाने का समय हो गया है, तुमने कितनी प्रगति की? समर्थ ने मुस्कराते हुए कहा, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं यहाँ अंतरिक्ष ऊर्जा इकट्ठा कर सकूं। इससे पहले कि समर्थ अपनी बात समाप्त कर पाता, उसने वैभव को उस पर कुछ फेंकते देखा और उसने उसे पकड़ लिया। उसे देखते हुए समर्थ ने कहा, ये उच्च श्रेणी के अंतरिक्ष पत्थर हैं। वास्तव में जब आप इससे ऊर्जा को अवशोषित करना समाप्त कर लेते हैं तो मुझसे एक और ले सकते हो। फिर वैभव मुस्कुराया और बोला, जब तक हम थंडरफायर घाटी में वापस जाते हैं तब तक आप अवशोषित करना शुरू कर सकते हैं। ये कहते हुए वैभव ने 4 पंखों वाले तूफान टाइगर को जोड़ लिया और थंडरफायर वैली में वापस अपनी यात्रा शुरू करते हुए खुद और समर्थ उस पर बैठ गए। इस दौरान हजार देवी महल के मुख्यालय में थाउजेंड डीटी पैलेस कोई तैरता हुआ द्वीप नहीं था, बल्कि थाउजेंड डीटी सिटी के बीच में आउटलेस पैलेस था। उनका मुख्यालय फ्लोटिंग द्वीप के शीर्ष पर थंडरफायर वैली के 3 मुख्य महलों से बड़ा और बेहतर दिखता था। इतने बड़े गुट के पैलेस मास्टर वर्तमान में एक ऐसे व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक बात कर रहे थे जो अपने अर्धशतक में लग रहा था। उस व्यक्ति के लंबे भूरे बाल थे, एक चौकोर आकार का चेहरा था और उसने शानदार कपड़े पहने थे। अरुण और अन्य 6 लोग जो संभवतः लोर्ड्स रिच संप्रदाय से आए थे, चुपचाप अपने संप्रदाय के गुरु के पीछे खड़े हो गए। पैलेस मास्टर से कुछ विषयों के बारे में बात करने के बाद
लोट्स रिच संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर अरुण की ओर मुड़े और गहरी आवाज में बोले, अरुण, मैं आपसे फिर से पूछूंगा, आप जिस युवा लड़के से मिले, क्या वह वास्तव में उतना ही शक्तिशाली है जितना आपने कहा था, और एक ही समय में ऐसी भयानक शक्तियां रखते हैं? अरुण ने उसे प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, मैंने जो शब्द कहे हैं उनमें कोई असत्य नहीं है। यदि मैं गलत हूं तो मेरे साथी से उस बारे में पूछ सकते हैं। संप्रदाय के गुरु ने शांत स्वर में बोले, ठीक है, लेकिन कल जाने के बजाय हमें आज जाना चाहिए। अगर उसका बड़ा भाई कल आता है तो हम सबको खतरे का सामना करना पड़ सकता है और हमें यह भी नहीं पता है कि उसका भाई कितना शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ एक सेकंड के लिए रुकते हुए संप्रदाय मास्टर का चेहरा गंभीर हो गया और अपनी हत्या के इरादे को जाहिर करते हुए बोला, लेकिन अगर वह युवा लड़का नकली निकला तो हम उस युवा लड़के की हत्या कर सकते हैं और अपने लक्ष्य के अनुसार पहाड़ पर कब्जा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, सेक्ट मास्टर 40 से 80 साल के अलग अलग उम्र के 6 लोग और अरुण ने अपने संप्रदाय के गुरु की आज्ञा को स्वीकार करते हुए तेज आवाज में कहा। जब वैभव और समर्थ थंडर फायर वैली में वापस जा रहे थे, लोट्स रिच संप्रदाय के लोग अराजक अंतरिक्ष ऊर्जा से घिरे पहाड़ पर पहुंचे। स्थानिक ब्लेड और तूफान से भरे पहाड़ के मुहाने को देखकर संप्रदाय के गुरु का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गंभीरता से बोलते हुए सभी की ओर देखा, मेरे लिए यहाँ रुको, मैं पहाड़ के अंदर जाऊंगा। वे स्थानिक ब्लेड और तूफान मुझे भी घायल कर सकते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आप अंदर गए तो क्या होगा। हाँ, संप्रदाय मास्टर। और जाने से पहले सभी को रक्षात्मक मंत्र दिए, फिर संप्रदाय के गुरु पर्वत के मुहाने की ओर चल पड़े। स्थानिक ब्लेड और स्थानिक तूफानों से भरे क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनकी लकड़ी की जादू को एक स्थानिक ब्लेड ने नष्ट कर दिया। फिर जब उन्होंने स्थानिक तूफान का सामना किया तो उनकी जादू नष्ट होने के कारण वह भी थोड़ा घायल हो गया, लेकिन उसके लकड़ी के बैरियर में उपचार के गुण थे, इसलिए वह इसे पकड़ते हुए आगे बढ़ता रहा। उसे गुफा में प्रवेश करने में देर नहीं लगी और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसका चेहरा आखिरकार गंभीर भाव से हल्का हो गया और उत्साह से भरे चेहरे में बदल गया। ये वास्तव में स्टारगेट है, रिकॉर्ड झूठे नहीं थे। अब मैं अंत में उस स्थान की यात्रा कर सकता हूं जहां से पूर्वज आए थे और वहां और अधिक शक्तिशाली बन गए थे। स्टारगेट और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अलग हैं। टेलीपोर्टेशन का गठन कम जटिल है और इसे केवल स्टार सेक्टर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरे स्टार सेक्टर में जाना चाहता है तो इसके बजाय स्टारगेट बनाने की जरूरत है और स्टारगेट की खपत टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से कहीं अधिक है। स्टार सेक्टर एक तरह से पूरी दुनिया की तरह है। एक स्वाभाविक रूप से निर्मित अवरोध एक स्टार सेक्टर को घेरता है और इसे तोड़ना और अंतरिक्ष में जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन अगर कोई दूसरे स्टार सेक्टर में जाना चाहता है तो इसके बजाय स्टारगेट बनाने की जरूरत है और स्टारगेट की खपत टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से कहीं अधिक है। स्टार सेक्टर एक तरह से पूरी दुनिया की तरह है। एक स्वाभाविक रूप से निर्मित अवरोध एक स्टार सेक्टर को घेरता है और इसे तोड़ना और अंतरिक्ष में जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन जिन स्टार संगठन के पास ज्ञान और शक्ति है, वे स्टारगेट का निर्माण कर सकते हैं और एक स्टार सेक्टर से दूसरे स्टार सेक्टर में यात्रा कर सकते। इसके अलावा विभिन्न स्टार क्षेत्रों में विकास के विभिन्न स्तर हैं। उदाहरण के लिए इस ग्रीजा स्टार सेक्टर को लें। इस स्टार सेक्टर में आग, जल, लकड़ी, पृथ्वी, जल, बिजली, वायु, अंतरिक्ष, प्रकाश और अंधेरे तत्व हैं। फिर एक और स्टार सेक्टर है जो ग्रिजा स्टार सेक्टर से कुछ प्रकाश वर्ष पीछे है। ये स्टार सेक्टर ग्रिजा स्टार सेक्टर की तुलना में आकार में अपेक्षाकृत छोटा है और इसमें केवल अग्नि, जल, लकड़ी, पृथ्वी और वायु तत्व हैं, इसलिए वहाँ के लोग इन 5 तत्वों से ही समानताएं जागृत करते हैं। वह जानता है कि ग्रीजा स्टार सेक्टर को भी वहाँ के स्टार सेक्टर की तुलना में एक छोटी मक्खी माना जाता है। हालांकि उनके पूर्वज इतने शक्तिशाली स्टार सेक्टर से नहीं थे, फिर भी वह जिस जगह से आए थे वह अभी भी अधिक शक्तिशाली ग्रिजा स्टार सेक्टर में था। मुझे इस ग्रह को अपने नियंत्रण में लाना होगा। ग्रिजा स्टार सेक्टर के सभी ग्रहों में से इस ग्रह के पर्वत में अंतरिक्ष तत्व का सबसे अच्छा स्रोत है। इस प्रकार पूर्वजों ने हमारे मुख्य ग्रह के बजाय यहाँ स्टारगेट का निर्माण किया। उद्धरण: पूर्वजों द्वारा छोड़े गए अभिलेखों में लिखा गया था कि इस पर्वत के नीचे अंतरिक्ष तत्व का एक उत्कृष्ट स्रोत था।
और इसलिए पूर्वजों ने इसके ऊपर स्टारगेट का निर्माण किया और एक गठन की व्यवस्था की जो अंतरिक्ष ऊर्जा को परेशान करती है, जिसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष का अराजक क्षेत्र होता है ये पहाड़। ये गठन अंतरिक्ष स्रोत की ऊर्जा को मुख्य स्रोत बना सकता है और अंतरिक्ष के अराजक क्षेत्र को बनाकर एक ही समय में स्टारगेट की रक्षा कर सकता है। फिर उसने स्टारगेट के निचले हिस्से को देखा जहां एक छोटा चौकोर छेद था और उसने एक छोटी चांदी की चौकोर प्लेट निकाली जो छोटे छेद में पूरी तरह से फिट हो गई। चांदी की छोटी प्लेट को समन्वय प्लेट के रूप में जाना जाता है। चांदी की प्लेट डालने के बाद, जिसे समन्वय प्लेट के रूप में जाना जाता है, स्टारगेट जल उठा और एक वर्महोल बन गया। ऐसा लगता है कि यह अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है। ये जांचने के बाद कि यह काम कर रहा या नहीं है, फिर उन्होंने चांदी की थाली को हटा दिया और यह सोचकर लौट आए, मुझे अपने सभी संप्रदायों की ताकत को यहाँ बुलाना होगा और इस स्थान की अधिक अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी क्योंकि विभिन्न ग्रहों के अन्य संप्रदायों ने हमारी हरकतों पर ध्यान दिया होगा। उद्धरण। दूसरी तरफ सिर्फ 8 घंटे की यात्रा के बाद वैभव और समर्थ थंडर फायर वैली पहुंचने के करीब थे। मैं भूल गया था कि इस 4 पंखों वाले तूफान टाइगर की गति फायर ईगल से तेज है और मेरी वायु ऊर्जा से इसकी गति असली 4 पंखों वाले तूफान बाघ से भी तेज है। समर्थ ने ये सुनकर सिर हिलाया और कुछ असमंजस के साथ पूछा, क्या हुआ आपका फायर ईगल को? वैभव ने एक सेकंड के लिए सोचा, फिर कहा, उसे तालाब की ऊपर पहरा देने के लिए रखा था लेकिन तालाब के ऊपर किसी से लड़ाई करते हुए मारा गया और वैभव को नहीं मालूम था कि किसने उसे मारा था। जल्द ही वे द थंडर फायर वैली पहुंचे और सीधे मेन पैलेस की ओर उड़ान भरी, जहां सैक्ट मास्टर रहते थे। महल में प्रवेश करने से पहले वैभव ने बीस्टार्ट से ऊर्जा को वापसी ले लिया, फिर उसकी बीस्टार्ट गायब हो गया। जल्द ही वे वैली मास्टर हॉल में चले गए। उन्हें प्रवेश करते देख वैली मास्टर ने वहां मौजूद बुजुर्गों से कहा, हम योजनाओं के बारे में बाद में बात करेंगे, आप सभी अभी के लिए वापस जा सकते हैं। हाँ वैली मास्टर। बुजुर्गों ने प्रणाम किया और वैभव की ओर कुछ उत्सुकता भरी निगाहों से देखे। जबकि वे वैली मास्टर के प्रत्यक्ष शिष्य के बारे में जानते थे, वे नहीं जानते थे कि दूसरा युवक कौन था। ये देखकर कि सभी चले गए हैं, समर्थ ने आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक कहा, गुरु, मैं वापस आ गया हूं और मैंने सभी ग्रह अशुद्धियों को सफलतापूर्वक साफ कर दिया है और इसे परिष्कृत करने से पहले अपने अंतरिक्ष मौलिक समुद्र का विस्तार भी किया है। अब मुझे एलिमेंटल आर्कमेज बनने के लिए बस इतना करना है। रिवॉल्विंग रिफाइनमेंट गेट बनाने के लिए। वैली मास्टर आश्चर्यचकित था कि समर्थ ने पहले ही अपनी ग्रे अशुद्धियों को साफ कर दिया था, लेकिन उसने जल्द ही वैभव को देखा और सोचा, एलिमेंटल ओवरलॉर्ड की मिस्टिक एनर्जी स्पष्ट रूप से ग्रे अशुद्धता में बहुत उपयोगी हो सकती है। वह अपनी रहस्यवादी ऊर्जा का उपयोग करके समर्थ की ग्रे अशुद्धता को अवश्य ही दूर कर दिया होगा। कुछ आश्चर्य के बाद वह मुस्कुराया और उसने समर्थ को देने के लिए अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटी बोतल निकाली। अच्छा, अब इस बोतल में से एक गोली खाओ। यह एयर इन्फिनिटी गोली है जिसे मैंने पेविलियन मास्टर ऑफ स्काईलार्क से खरीदा था। समर्थ चौंक गया और जल्दी से बोला, मास्टर, ये बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर, इससे पहले कि वैली मास्टर कुछ कह पाता, वैभव ने लापरवाही से कहा, ये सिर्फ वायु आत्मीयता की गोली है, बहुत मूल्यवान नहीं है, अपने गुरु की उपहार को अस्वीकार न करें और इसे खाएं। समर्थ अवाक था। वैली मास्टर के होंठ फड़फड़ाते हुए सोचा, मैंने इस गोली को खरीदने के लिए भरी मात्रा में फायर क्रिस्टल खर्च किया था, अब ये लड़का बोल रहा है कि यह अधिक मूल्यवान नहीं है। ठीक है, अत्यधिक मूल्यवान न होने से आपका क्या तात्पर्य है? उद्धरण। समर्थ अवाक था। वैली मास्टर के होंठ फड़फड़ाते हुए सोचा, मैंने इस गोली को खरीदने के लिए भरी मात्रा में फायर क्रिस्टल खर्च किया था, अब ये लड़का बोल रहा है कि यह अधिक मूल्यवान नहीं है। ठीक है, अत्यधिक मूल्यवान न होने से आपका क्या तात्पर्य है? उद्धरण। लेकिन बाहर वह एक दयालु मुस्कान के साथ बोला, बस इसे समर्थ खाओ, वायु तत्व आपके अंतरिक्ष तत्व को अच्छी तरह से पूरक करेगा। इसे खाने के बाद वायु ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू करें और अपने ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार करें। आपका ऊर्जा क्षेत्र केवल 5 मीटर व्यास बड़ा है। अभी आपको वायु ऊर्जा एकत्र करके और वायु तत्व समुद्र बनाकर इसे 10 मीटर व्यास बनाने की आवश्यकता है।
इतना कहकर फिर वैली मास्टर ने वैभव की ओर देखा और कुछ पल झिझकते हुए बोला, वैभव। वैभव ने घाटी के वैली मास्टर की ओर देखा, फिर वैली मास्टर ने कहा, राधिका को तुमसे कुछ कहना है। वह इस समय शांतिपूर्ण बगीचे में घर के अंदर इंतजार कर रही है, तुम्हें शायद वहां जाकर उससे बात करनी चाहिए। हालांकि यह सुनकर वैभव भ्रमित था, लेकिन वैभव ने कुछ नहीं कहा और राधिका की घर की ओर जाने के लिए महल से बाहर निकल गया। उसे वहां पहुंचने और घर में प्रवेश करने में देर नहीं लगी। जैसे ही वैभव हॉल में प्रवेश किया, हॉल में कुर्सी पर बैठी राधिका वैभव को देखा और वह कुर्सी से जल्दी से उठकर वैभव के सामने आ गई। फिर उसने वैभव के गले लगकर रोने लगी। वैभव चौंक गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राधिका को क्या हुआ है और वह रो क्यों रही है। राधिका को गले लगते हुए वैभव को अजीब लग रहा था। फिर वैभव ने राधिका को किसी तरह दूर किया और कहा, राधिका पहले तो तुम चुप हो जाओ और अच्छे लड़की रोते नहीं और तुम मुझे बातों को, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? क्या किसी ने तुमको फिर से परेशान किया या वैली मास्टर ने तुमको डांटा है? वैभव की बात सुनकर राधिका चुप तो हुआ, लेकिन आंखों से अभी भी आंसू जारी थी। फिर राधिका ने मन ही मन सोचा, वैभव मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी इसके बारे में पता चले कि मैंने तुम्हारे साथ बिताए कुछ दिन, यहाँ तक कि जब हम ज़्यादा बात भी नहीं करते थे तो भी मेरे सबसे शांतिपूर्ण दिन थे। जब तुम मुझसे अपनी मुस्कान के साथ बात करते थे तो मैं बहुत खुशी महसूस करती थी, लेकिन जब से मैं तुमसे अलग हुई हूं तो मुझे कुछ भी अच्छी नहीं लगती है और मैं वैली मास्टर के साथ नहीं रहना चाहती हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। आज मैं तुमको अपने दिल बात बता दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती है। अभी राधिका सोच ही रही थी कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया और वह अपनी सोच से तुरंत बाहर आ गई। फिर उसने देखा कोई और नहीं बल्कि वैभव चीख रहा था। जैसे ही वैभव जमीन पर गिरने वाला था, राधिका ने उसे पकड़ लिया और बोली, वैभव तुम्हें क्या हो रहा? तुम तो ठीक हो ना? राधिका बहुत परेशान दिख रही थी क्योंकि वैभव से वह अपनी दिल की बात कहने जा रही थी, लेकिन अचानक से आए बदलाव ने राधिका को भी हैरान कर दिया और वह वैभव के लिए बहुत परेशान थी। वैभव ने राधिका से कांपती आवाज में बोला, राधिका में सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सिर पर हथौड़े से वार कर रहा है। वैभव फिर बेहोश हो गया। राधिका ये देखकर बहुत डर गई। फिर वह जोर जोर से रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि वैभव के साथ क्या हुआ है। फिर राधिका जल्दी से उठकर रोते हुए वैली मास्टर को बुलाने चली गई। वैभव के बेहोश होने के बाद उसकी चेतना पूरी तरह से काले क्षेत्र में आ गई। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। ये कौन सी जगह है? अभी एक क्षण पहले मैं राधिका के साथ था, वैभव ने उलझन से सोचा। वैभव नहीं जानता कि केवल उसकी चेतना यहाँ आई थी क्योंकि वह इस स्थान पर अपने शरीर को स्पष्ट रूप से देख और महसूस कर सकता था। अचानक नज़ारा बदल गया और उसने खुद को एक हलचल भरे शहर के बीच में पाया, जिससे उसे बहुत धक्का लगा क्योंकि वह इस शहर से परिचित था। आवाज़ सुनकर वैभव तेजी से एक तरफ हट गया। क्या ये वास्तविक है? क्या चल रहा है? वैभव भ्रमित था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी मानसिक ऊर्जा भी नहीं। वह अपने चाचा के घर की ओर चलने लगा। जब वह चल रहा था तो उसने खुद को आईने में देखा, जिससे उसे एक और झटका लगा क्योंकि उसका चेहरा एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया था जो अपने 30वें दशक में छोटे काले बालों और दाढ़ी के साथ था, जिसने वर्दी पहनी हुई थी। पुलिस अधिकारी की अपने सदमे को दबाते हुए चलना जारी रखा। उसे अपने पूर्व घर पहुंचने में आधा घंटा लग गया। वह सीधे घर में प्रवेश नहीं किया और जैसे ही वह घर से गुजरते हुए लोग को देखा तो उसे सभी अपरिचित लग रहा था। फिर वैभव ने खिड़की से घर के अंदर के लोगों को देखने के बारे में सोचा। फिर उसने खिड़की से घर के अंदर एक अपरिचित चेहरा देखा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो ऐसा दिखता था जैसे वह अंदर था। उनकी उम्र 20वां दशा थी, लेकिन वैभव और उनके चाचा के परिवार का ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था जो ऐसा दिखता हो। कुछ देर बाद वैभव ने फैसला किया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और घंटी का बटन दबाया। जल्द ही दरवाज़ा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो 40 साल का था, वैभव और उसकी वर्दी को देख रहा था। वह आदमी थोड़ा परेशान हुआ और बोला, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अपना गला साफ करते हुए वैभव ने गंभीर चेहरे से कहा, तुम इस घर में कब से रह रहे हो? कुछ देर बाद वैभव ने फैसला किया।
वह दरवाजे की ओर बढ़ा और घंटी का बटन दबाया। जल्द ही दरवाज़ा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो 40 साल का था, वैभव और उसकी वर्दी को देख रहा था। वह आदमी थोड़ा परेशान हुआ और बोला, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अपना गला साफ करते हुए वैभव ने गंभीर चेहरे से कहा, तुम इस घर में कब से रह रहे हो? हमने लगभग 1 साल पहले यहाँ रहना शुरू किया था। पुलिस अधिकारी के बोलने के तरीके से तनाव महसूस करते हुए उस व्यक्ति ने ईमानदारी से जवाब दिया। क्या आप उन लोगों के बारे में कुछ जानते हैं जो आपसे पहले इस घर में रहते थे? वैभव ने एक बार फिर जानबूझकर कर्कश स्वर में पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। उनके बारे में कुछ जानते हैं? बोलना। उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना है कि उनके भतीजे को नेशनल हाई स्कूल के पीछे गोदाम में मार कर फेंक दिया गया था। कुछ देर तक जांच चलती रही, लेकिन अचानक पुलिस ने जांच बंद कर दी और यहाँ रहने वाला परिवार भी अचानक गायब हो गया। बस इतना ही पता है। वैभव उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और उसके अंदर क्रोध फूट पड़ा, लेकिन उसने उसे दबा दिया और बोला, जानकारी के लिए धन्यवाद। कहते हुए वह मुड़ा और चला गया। वह आदमी, जो अपने 40वें वर्ष में था, अपने पसीने को पोंछते हुए सोचा, मैंने सोचा था कि मैं कल जो किया था इसलिए मुझे पकड़ने आया होगा, लेकिन मैं बच गया। दरअसल वह बूढ़ा आदमी कल किसी से लड़ाई किया था, इसीलिए उसने सोचा कि कल जो किया था शायद उसी कारण से पुलिस अधिकारी पकड़ने के लिए आया होगा। वैभव वर्तमान में क्रोध और भ्रम महसूस कर रहा था। क्या ये जगह असली है? लेकिन मेरा शरीर ऐसा क्यों है जो एक पुलिस अधिकारी है? आखिर क्या चल रहा है? उद्धरण। वैभव ने अपनी मृत्यु का कारण भी सोचा, जो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने शिल्पा से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन किताब के कारण मैं मारा गया। कुछ देर चलने के बाद वैभव अपने स्कूल पहुंचे। जांच के नाम पर उन्हें स्कूल में दाखिल होने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। प्रधानाध्यापक, जो अपने अर्धशतक में एक दुबली पतली अधेड़ उम्र की महिला थी, वैभव उनके साथ था और वह वैभव से पूछा, अधिकारी, क्या आप मुझे उस मामले के बारे में बता सकते हैं जिसकी आप अभी जांच कर रहे हैं? पूर्णविराम। वैभव का चेहरा उदासीन था और उसने कहा, यह मामला एक शीर्ष गुप्त है जिसमें कई चीजें शामिल हैं। मैं अभी शुरुआती जांच के लिए यहाँ आया हूँ। कुछ घंटों के बाद, स्कूल की जांच पूरी करने के बाद मुख्य टीम यहाँ पहुँच जाएगी। पश्चिम पार्क क्षेत्र में। प्रिंसिपल ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। फिर वह वैभव के साथ साथ चल रही थी। जल्द ही वैभव उस कक्षा में पहुंच गया जिसमें उसने अध्ययन किया था। फिर वैभव अपने क्रोध को काबू करते हुए कहा, हम इस कक्षा से शुरू करेंगे। फिर उसने कक्षा में प्रवेश किया और कई जाने पहचाने चेहरों को देखा, जैसे कि वे तीन छात्र जिन्होंने उसे पीटा और उसकी बेवकूफ़ी भरी मौत का कारण शिल्पा। उन सभी को कक्षा में देखकर वैभव क्रोध, गुस्सा से भर गया। उसका मन कर रहा था कि अभी ही सभी को मार डालें और अपनी मौत का बदला ले, लेकिन फिर वैभव अपनी गुस्सा को कंट्रोल करते हुए वैभव पूछताछ के लिए 5 छात्रों को चुना। फिर वैभव ने सभी को कक्षा छोड़ने के लिए कहा ताकि वह जिस 5 छात्रों से पूछताछ करेंगे ताकि वे नर्वस न हो, और प्रिंसिपल को कैमरा बंद करने के लिए भी कहा। फिर वह प्रिंसिपल की ओर मुड़ा और कहा, जिन 5 छात्रों को चुना था उन्हें अंदर भेज दो। उनके द्वारा चुने गए पहले 5 छात्रों में 3 लड़के और शिल्पा और एक अन्य लड़की शामिल थी। शिक्षक की कुर्सी पर बैठते ही वैभव ने एक लड़की को अपने पास आने के लिए इशारा किया। उसके पास पहुंचने के बाद वैभव ने उसका नाम और अन्य चीज़ों के बारे में पूछा, क्या आपने पहले किसी लड़के का हमला होते देखा है? और इस तरह की अस्पष्ट बातें हो जाने के बाद वह खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोल दिया। फिर वैभव लड़की से कहा, तुम बाहर जा सकती हो। लड़की के बाहर जाने के बाद फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। बाद में वह उन 3 लड़कों और शिल्पा की ओर मुड़ा। फिर चौंका देने वाले बात कहा, वैभव और उसके चाचा के परिवार को क्या हुआ? ये कहकर वैभव ने पिस्तौल को अपने पिस्तौलदान से बाहर निकाला। लड़कों के चेहरे पीले पड़ गए, जबकि शिल्पा अपने सामने पुलिस अधिकारी की हरकत देखकर घबरा गई। अगर तुम में से कोई भी भागने की कोशिश करते हो और चिल्लाते हैं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, वैभव ने उन पर बंदूक तानते हुए कहा और कहना जारी रखा, अब बोलो, वैभव और उसके चाचा के परिवार को क्या हुआ? लड़कों में से एक ने डरते हुए बोला, बॉस लैनरी के पिता ने इसके बारे में जांच पहले ही रोक दी है। आप जो कर रहे हैं वह सही नहीं है और आपको दंडित किया जाएगा।
वैभव ने बैग किसी भाव के बोला, सही नहीं है। तो तुम तीनों ने वैभव के साथ जो किया वह सही था। लड़के ये सुनकर घबरा गए और उनमें से एक ने कांपते हुए कहा, हमें केवल स्कूल के मामलों के बारे में बॉस लेनरी से आदेश मिलते हैं। यहाँ हमारा एकमात्र काम ये देखना है कि मिस शिल्पा क्या कर रही है और वह स्कूल में किससे मिल रही है, बस इतना ही हमारा काम है। हम वैभव और उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तुम तीनों को नहीं पता कि उसके परिवार को क्या हुआ था। वैभव ने बंदूक की ओर इशारा करते हुए उनकी ओर चलते हुए कहा। सवाल सुनकर तीनों लड़कों ने सिर हिलाया। ये देखकर कि तीनों अभी भी झूठ बोल रहे तो वैभव की गुस्सा और भी ज्यादा हो गया। फिर वैभव ने एक उदासीनता आवाज बोला, मैं देखता हूं कि तुम मर सकते हो या नहीं। थक थाक थाक। उन तीन लड़कों पर बंदूक तानने के ठीक बाद वैभव को सिरदर्द महसूस हुआ और उसके चारों ओर का दृश्य अचानक बदल गया। फिर वह एक अंधेरे क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन ये पहले से अलग दिख रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां काला भंवर पाया और उसका धातु का काला ड्रैगन सूट भी।